पिछले एपिसोड में आपने देखा चेन फयूंग ने जू किंग से मुलाकात की और उसे बताया कि उसने शहर को बंद रखा है ताकि कुलों को जू किंग के आने का पता न चले। चेन फयूंग अब अपने कुल के जादुई खजाने के साथ सहजीवी और में है। ब्रूग्लूम अब जू किंग की ब्लैक शैडो के नियंत्रण में था। जू किंग ने चेन फयूंग को ब्रूग्लूम पर अपना गुस्सा निकालने दिया, फिर उसकी सोल का एसेंस अवशोषित कर लिया। ब्रूग्लूम फिर से पुनर्जन्म ले चुका था, इस बार शहर के बाहर एक मजबूत यंग मैन के शरीर में। अब आगे जू किंग वापस घर में चला गया। ब्रूग्लूम कल्टिवेटर फर्श पर पड़ा था, दा अक्षर की तरह दिख रहा था। उसके सिर के अलावा उसके शरीर पर कोई मांस नहीं था, सिर्फ हड्डियां। फिर भी वो मरा नहीं था। एक चमकदार लाल रोशनी उसके सिर के चारों ओर थी, उसे जीवित रखे हुए। जाहिर था चेन फयूंग ने एक विशेष तकनीक का उपयोग किया था ब्रूग्लूम को जीवित रखने के लिए, जबकि वो अपना गुस्सा निकाल रहा था। जैसे जू किंग पास आया, ब्रूग्लूम ने उदासीनता से उसकी तरफ देखा। जू किंग ने अपना हाथ ब्रूग्लूम के सिर पर रखा और गोल्डन क्रो असिमुलेट्स मिरियड स्पिरिट्स जारी किया। सिर कांप उठा जैसे ऑरा जू किंग में बहने लगी। एक पल बाद ब्रूग्लूम मर गया। कुछ ही देर बाद शहर के बाहर एक सार्वजनिक कब्रिस्तान में जमीन विस्फोटित हो गई, गंदगी और हड्डी के टुकड़े चारों दिशाओं में भेज दिए। बिखरे बालों वाला एक यंग मैन खुले में बाहर निकला। उसकी ऑरा दुष्ट थी और उसकी आंखें पागलपन से चमक रही थीं। उसकी आंखों में अभूतपूर्व सोल भी था। वे दोनों पतित हैं, वो गुर्राया। ये यंग मैन निश्चित रूप से अमर ब्रूग्लूम था। उसने इस शरीर को पहले से तैयार करने में बहुत कुछ निवेश किया था और फिर इसे स्थगित एनिमेशन की स्थिति में डाल दिया था। यह असामान्य था क्योंकि इसमें 3 फ्लेम कल्टिवेशन बेस बनाए रखने की औरत थी। उसने इस शरीर का उपयोग करने से बचने की उम्मीद की थी क्योंकि इसे खोना बहुत निराशाजनक होगा। लेकिन अब उसके पास विकल्प नहीं बचे थे। वो अब शहर के अंदर रहने की हिम्मत नहीं करता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो 8 महान कुलों में से किसी में छिपा था या नहीं, वो अत्यधिक खतरे में था। यह मिस्टीरियस स्ट्रेंजर उसके उतना ही करीब रहने में सक्षम लग रहा था जितना मज्जा हड्डी के करीब होता है। और ग्रू कारक ने उसे बेजोड़ खतरे का एहसास कराया। दुश्मन की ग्रू में एक औरत थी जो ब्रूग्लूम की अपनी के समान लग रही थी, इतनी अधिक कि अंततः ब्रूग्लूम उसी भय का अनुभव कर रहा था जिसका सामना उसके अपने शिकार करते थे। ये सब सोचकर अब मोटा ब्रूग्लूम कांप उठा। ये पुष्टि करने के लिए चारों ओर देखने के बाद कि वो वायलेट लैंड्स के बाहर था, उसने राहत की सांस ली। वो जल्द ही मेरा पता नहीं लगा पाएगा, मैं बहुत दूर हूं और इस प्रकार मुझे अपना भागना बना लेना चाहिए। फिर भी उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे कौन था। चेहरे पर उदासी के साथ वो मुड़ा, अपनी लाइफ फ्लेम जलाई और प्रोफाउंड रेडियंट स्टेट में प्रवेश किया, फिर शीर्ष गति से चलना शुरू कर दिया। पहली बार मरने के बाद उसे मुझे ढूंढने में पूरी रात लगी। दूसरी बार के बाद उसे 2 घंटे लगे। तीसरी बार के बाद 1 घंटा। एक इंसेंस स्टिक जलने के बराबर समय बीत जाने के बाद ब्रूग्लूम की ऑरा बदल गई और उसने अपने कंधे के ऊपर देखा। उसकी दिशा में एक प्रकाश की किरण को गड़गड़ाते हुए देखा। उस प्रकाश की किरण के भीतर एक यंग मैन था जो प्रतीत होता था जैसे वो तीव्र आग से जल रहा था और अपने द्वारा उत्सर्जित दबाव से अपने चारों ओर सब कुछ कुचल रहा था। ब्रूग्लूम 3 फ्लेम कल्टिवेशन बेस होने के बावजूद फिर भी उसे देखते ही अपनी आंखों में झंझनाहट महसूस कर रहा था। इतनी तेज, वो इससे अधिक हैरान नहीं हो सकता था। उसने पहले सोचा था कि वह समझ गया था कि वह किस तरह के मिस्टीरियस स्ट्रेंजर से निपट रहा था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ उसका आकलन गलत था। वह जो महसूस कर रहा था उसके आधार पर इस यंग मैन की ऑरा 3 फ्लेम्स से अधिक थी। ये था 4 फ्लेम्स। उसके माथे पर पसीना आ गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी 3 फ्लेम्स के बाकी हिस्सों को जलाया और उन्मत्त गति से आगे बढ़ने लगा। वह सही था, जू किंग के पास वास्तव में 4 फ्लेम्स की ऑरा थी। अपने लाइफ लैंप को जलाकर जू किंग के पास 2 लाइफ फ्लेम्स के बराबर ऑरा थी। अपनी दूसरी लाइफ फ्लेम जलाने पर उसके पास 3 फ्लेम्स के समान युद्ध ऑरा थी। और जब आप गोल्डन क्रो असिमुलेट्स मिरियड स्पिरिट्स का शारीरिक आशीर्वाद जोड़ते थे तो ये केवल स्वाभाविक था कि उसकी युद्ध ऑरा 4 फ्लेम्स के बराबर थी। वह ब्रूग्लूम को इतनी जल्दी ट्रैक करने में सक्षम था, इसका श्रेय उसकी ब्लैक शैडो द्वारा प्रदान की गई दिशा को जाता था। और क्योंकि गोल्डन क्रो असिमुलेट्स मिरियड स्पिरिट्स ने ब्रूग्लूम के कुछ एसेंस को अवशोषित कर लिया था, जू किंग के लिए ब्रूग्लूम एक अंधेरी रात में एक उज्ज्वल मशाल की तरह खड़ा था। जैसे ही ब्रूग्लूम ने पुनर्जन्म लिया, जू किंग ने उसे महसूस कर लिया और एक इंसेंस स्टिक जलने में लगने वाले समय में उस तक पहुंचने में सक्षम था। जब जू किंग ने उसे देखा, उसकी आंखें किलिंग इंटेंट से जल रही थीं।
वह जिस गति में सक्षम था उसे देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे ग्रूगलूम धीमी गति में चल रहा था। एक पल में जू किंग आ गया और उस पर हथेली का प्रहार किया। मोटे ग्रूगलूम के मुंह से खून बह निकला जैसे वो एक पतंग की तरह आसमान से गिरा जिसकी डोर कट गई थी। जैसे वो जमीन से टकराया एक धमाका गूंजा। जैसे ग्रूगलूम क्रेटर में अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष कर रहा था, जू किंग फिर से करीब आया, अपना घुटना अपने प्रतिद्वंद्वी की छाती पर दे मारा। मोटे ग्रूगलूम के मुंह से खून बह निकला जैसे वो पीछे की तरफ गिरा। फिर जू किंग ने उसकी छाती पर पैर रख दिया। उसकी आंखें दुश्मनी से भरी हुई थी जैसे उसने एक खंजर निकाला। उसने ग्रूगलूम को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 7 बार चाकू मारा। फिर उसने ग्रूगलूम को उठाया, उसका हाथ तोड़ा, फिर उसे सिर से मारा। यंग मैन ग्रूगलूम चिल्लाया। उसकी हड्डियां टूट गई थी और वह एक भयावह रूप से क्षत विक्षत स्थिति में था। जू किंग की तुलना में उसकी 3 फ्लेम ऑरा ने उसे अपना बचाव करने में असमर्थ बना दिया और अब उसकी आंखों में आतंक और हैरानी नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई थी। यह अब शुद्ध पागलपन था। अंत में उसने अपना सिर पीछे झुकाया और चिल्लाया और अपनी लाइफ फ्लेम्स को विस्फोट करने की तैयारी की और जू किंग को अपने साथ मार डाला। हालांकि आत्मा विस्फोट की ऑरा फीकी पड़ गई जैसे ब्लैक शैडो उसमें प्रवेश कर गई और उसकी लाइफ फ्लेम्स पर फैल गई। उसके अंदर का ज्वालामुखी विस्फोट कुछ भी नहीं में बदल गया। क्योंकि उसका प्रोफाउंड रेडियंट स्टेट तुरंत बाधित हो गया था, उसे एक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा जिससे पॉपिंग आवाजें गूंजने लगी जैसे उसके कई थर्मल एपर्चर्स ढह गए। वो जमीन पर गिर गया, बहुत अधिक खून बह रहा था। वो पहले से ही अनुमान लगा सकता था कि क्या यातना आने वाली थी और इस प्रकार उसने जल्दी से खुद को सिर पर मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की। सिवाय इसके एक ब्लैक आयरन स्क्यूअर प्रकट हुआ, उसके हाथ के माध्यम से छेद करते हुए और उसे वार करने से रोक दिया। जैसे उसकी आत्महत्या की कोशिश विफल हो गई, जू किंग आ गया। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट घूम रही थी। हवा में एक तेज चीख भेद गई जैसे एक गोल्डन क्रो प्रकट हुआ, हवा के माध्यम से शान से फिसलते हुए, इससे पहले कि वह ग्रूगलूम को बुरी तरह अवशोषित करना शुरू कर देता। ग्रूगलूम कांप उठा जैसे उसकी ऑरा और खून उससे बाहर गोल्डन क्रो की तरफ बह गया जिसके भीतर उसका एसेंस था। फिर जू किंग ने अपनी उंगली ग्रूगलूम की आंख में घुसा दी और उसकी खोपड़ी को तोड़ दिया। मरने से ठीक पहले एक शांत लेकिन दुर्स्वप्न भरी आवाज ग्रूगलूम के कान तक पहुंची। जो मैं जानना चाहता हूं वो मुझे बताने में जल्दबाजी मत करो। यह मजेदार है। जल्द ही फिर मिलेंगे। एक पल बाद वायलेट लैंड्स की राजधानी शहर के बाहर जंगल में एक खरगोश अचानक अंडरग्रोथ से बाहर कूदा और शीर्ष गति से भागने लगा। हालांकि आधे इंसेंस स्टिक के जलने में लगने वाले समय से भी कम समय बीतने के बाद आसमान में एक काला बिंदु दिखाई दिया जो खरगोश की दिशा में तेजी से आया। यह एक सिनेरियस वल्चर था। हालांकि खरगोश को पकड़ने की कोशिश करने के बजाय यह उससे टकरा गया जिससे वह खून और गंदगी के द्रव्यमान में विस्फोटित हो गया। वल्चर भी मर गया लेकिन मरने से ठीक पहले उसके भीतर से एक क्रूर आवाज गूंजी। नमस्ते। खरगोश के मरने के कुछ ही क्षण बाद एक सांप एक पेड़ से बाहर निकलने लगा। एक इंसेंस स्टिक के एक अंश के बराबर समय बीतने के बाद एक ब्लैक आयरन स्क्यूअर हवा के माध्यम से चला गया और सांप को पेड़ से जकड़ दिया। जैसे मरे हुए सांप की आंखों में अभी भी आतंक झिलमिला रहा था, हवा में एक गॉसहॉक पहले से भी अधिक तेजी से अपने पंख फड़फड़ा रहा था। उसके लिए जो कुछ इंतजार कर रहा था वो एक गोल्डन क्रो था। जैसे जैसे समय बीतता गया, जंगल में इसी तरह के दृश्य बार बार खेले गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ग्रूगलूम अपनी जन्मजात ऑरा का उपयोग अपनी अंतिम सीमा तक कर रहा था। हर बार वह एक ब्लैक आयरन स्क्यूअर या एक गोल्डन क्रो या एक अन्य अधिकृत जानवर या स्वयं जू किंग में भागता था। उसका दिमाग अस्थिर होता जा रहा था। वह बार बार मर चुका था। मरने का प्रत्येक उदाहरण उसे केवल थोड़ा सा कमजोर करता था, लेकिन जब एक दूसरे के ऊपर जोड़ा गया तो प्रभाव और अधिक स्पष्ट होता गया। और हर बार ऐसा होने पर उसे लगा जैसे वह अपने आप को और अधिक खो रहा था। अंततः यह उस बिंदु तक पहुंच गया कि जब वह एक कायोटी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, उसे हस्तक्षेप का अनुभव हुआ। वह मेरी जन्मजात ऑरा छीन रहा है। जब ग्रूगलूम कल्टिवेटर को इसका एहसास हुआ तो यह उसे उसके मूल तक हिला गया। फिर जू किंग ने उसे पकड़ लिया और उसे अवशोषित करना शुरू कर दिया। मेरे पास केवल 3 बार और हैं, वो फूट पड़ा। फिर मैं सच में मर जाऊंगा। और अगर मैं मर गया तो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि इस सब के पीछे कौन है। उसे केवल एक ही जवाब मिला, जू किंग की हथेली का प्रहार। वह विस्फोटित हो गया और मरने से पहले उसके एसेंस का एक टुकड़ा गोल्डन क्रो द्वारा ले लिया गया।
30 सांसों का समय बीत जाने के बाद आसमान में एक काला कौवा चिल्लाया। तुम 7 ब्लड आइज से हो, है ना? मैं तुम्हारी तकनीकों के उतार चढ़ाव से बता सकता हूँ। मैं ये बताने को तैयार हूँ कि मास्टरमाइंड कौन है, लेकिन मैं केवल मास्टर 6 को बताऊंगा। एक पल में ब्लैक आयन स्क्यूअर ने कौवे को छेद दिया और ज़ूकिंग ने भावशून्यता से उसे आसमान से गिरते देखा। फिर ज़ूकिंग ने एक पल के लिए जमीन की तरफ देखा, इससे पहले कि वह उतरता और अपना पैर पटकता। दरारें जमीन की सतह पर फैल गईं, जिससे नीचे दुबका हुआ एक पेंगुलिन प्रकट हुआ। पेंगुलिन की आंखों में सोल भर गया, जैसे वह उन्मत्त रूप से डिवाइन विल प्रसारित कर रहा था। ले आओ, मुझे मौत के घाट उतार दो। एक बार मैं मर गया, तुम्हें कभी जवाब नहीं मिलेंगे। मुझे 7 ब्लड आइज में मास्टर 6 से मिलने ले चलो और सब कुछ बता दूंगा। ज़ूकिंग ने अपना हाथ वापस खींच लिया और फिर पेंगुलिन को थप्पड़ मारा। ग्रूगलूम पेंगुलिन की आंखों में पागलपन भर गया और उसका दिमाग पतन के कगार पर था। फिर भी अपने भीतर भरने वाली विनाश की सोल के बावजूद उसने बात करने से इनकार कर दिया। ज़ूकिंग का हाथ थोड़ी देर रुका, फिर उसने पेंगुलिन को पकड़ लिया और ठंडी नजर से उसकी जांच की। केवल एक पल बाद ज़ूकिंग कैप्टन द्वारा तैयार किए गए टेलीपोर्ट स्थान की तरफ चलने लगा। यह दूर नहीं था, इसलिए उसे वहां पहुंचने में केवल एक पल लगा। यह एक पहाड़ी घाटी थी जिसके भीतर एक परित्यक्त टेलीपोर्टेशन पोर्टल था। उस पर कदम रखते हुए ज़ूकिंग ने अपनी आइडेंटिटी मेडालियन निकाली और उसे सतह पर छुआ। फिर वह इंतजार करने लगा। थोड़ा समय बीता, फिर पोर्टल सक्रिय हो गया और टेलीपोर्टेशन शुरू हो गया। ठीक उसी क्षण ज़ूकिंग के हाथों में पेंगुलिन कांप उठा और ढीला पड़ गया। एक पल में वह मर गया। हालांकि मरने से ठीक पहले टेलीपोर्टेशन की एक नई रोशनी चमकी, जैसे कोई उस स्थान से दूर टेलीपोर्ट हो गया हो, इससे पहले कि पोर्टल पूरी तरह से सक्रिय होता। ग्रूगलूम कल्टिवेटर स्पष्ट रूप से झांसा दे रहा था। वह केवल ये चाहता था कि ज़ूकिंग एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल पर जाए, ये जानते हुए कि उसके पास एक साफ भागने का एक विशेष तरीका था। और निश्चित रूप से उसने किसी अज्ञात विधि का उपयोग किया था, एक ऐसे स्थान पर टेलीपोर्ट करने के लिए जिसे कोई भी पहचान नहीं सकता था। उसके बाद टेलीपोर्टेशन की रोशनी गायब हो गई और ज़ूकिंग अभी भी वहां खड़ा था। ग्रूगलूम कल्टिवेटर गायब हो गया था, लेकिन ज़ूकिंग हैरान नहीं लग रहा था। न ही वह गुस्से में था। मरे हुए पेंगुलिन पर एक नजर डालते हुए उसने उसे एक तरफ फेंक दिया। फिर उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके बाद उसने उन्हें खोला और वे एक गहरी रोशनी से चमक उठी। मुझे थोड़ी जल्दी है, उसने बुदबुदाया। मास्टरमाइंड से मिलने में समय बर्बाद मत करो। अब आगे 7 ब्लड आइज से बहुत दूर फॉरबिडन सी के पास एक और परित्यक्त टेलीपोर्टेशन पोर्टल था। वह रोशनी से चमका और फिर उसके ऊपर एक कोहरा दिखाई दिया, जिसने धीरे धीरे एक मानवीय आकृति ले ली। टेलीपोर्टेशन पूरा होने के बाद उस आकृति ने टेलीपोर्टेशन पोर्टल को टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर उसने राहत की सांस ली, इससे पहले कि वह अपना सिर पीछे झुकाता और लंबे समय तक जोर से हंसता। कोहरा घना हो गया, अंततः एक मध्यम आयु वर्ग के यंग मैन की विशेषताओं को प्रकट करते हुए उसका चेहरा अत्यधिक आत्मसंतोष से भरा हुआ था। सच्चाई ये थी कि अंत में उसने उम्मीद की थी कि ज़ूकिंग उसे पकड़ लेगा और फिर टेलीपोर्टेशन पोर्टल की शक्ति का उपयोग एक गुप्त जादू को सक्रिय करने के लिए करेगा। सब कुछ योजना के अनुसार हुआ था। मैंने बहुत अधिक समय नहीं खोया है। अगला मुझे बस अपने नियोक्ता के पास जाना है और सुप्रीम यिन चोजन सिमुलेशन पिल का सूत्र सुनाना है, जो मैंने पहले ही याद कर लिया है। अब तक मैं अकेला हूं जो इसे जानता है, इसलिए अगर वह मुझे वह भुगतान वस्तु नहीं सौंपती जो मैं चाहता हूं, तो वह सूत्र पाने के बारे में भूल सकती है। ठंडी हंसी हंसते हुए वह तेजी से आगे बढ़ा। जैसे वह चांदनी जंगल के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ रहा था, उसने ध्यान नहीं दिया कि उसकी छाया के भीतर एक आंख खुली थी। वह एक ध्रुव था, लेकिन उसकी अभी भी एक ब्लैक शैडो थी, और जब तक ऐसा था वह ज़ूकिंग की ब्लैक शैडो के प्रति संवेदनशील था। ज़ूकिंग ने जानबूझकर ग्रूगलूम को भागने दिया था। उसने कभी भी मास्टर 6 से बात करने की कहानी पर विश्वास नहीं किया था। उसकी योजना शुरू से ही थी ग्रूगलूम को सुरक्षा की भावना में लुभाना, फिर उसका पीछा करके सच्चे हत्यारे की पहचान का पता लगाना। रात में अनगिनत भूतों की खोज करते समय ज़ूकिंग इस बात की स्पष्ट समझ में आ गया था कि ब्लैक शैडो की आंखें कैसे काम करती थीं। जब वे बहुत दूर होते थे तो उनके द्वारा प्रेषित चित्र धुंधले हो जाते थे, लेकिन वे फिर भी सामान्य दिशा का एहसास करा सकते थे। अपनी आंखें खोलते हुए उसने टेलीपोर्टेशन पोर्टल में कुछ समायोजन किए। दूसरा टेलीपोर्टेशन पोर्टल नष्ट हो चुका था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके पास आगे बढ़ने के लिए एक दिशा थी। एक पल बाद वह गायब हो गया।
इस बीच ग्रूग्लूम कल्टिवेटर वाटरफ्रंट के पास रात के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ रहा था। एक से अधिक बार उसने अपने कंधे के ऊपर देखा और पूरे समय वह अपने आसपास पर करीब से नजर रखे हुए था। ये पुष्टि करने के बावजूद कि उसका पीछा नहीं किया जा रहा था, वह अभी भी बहुत सतर्क था। दुर्भाग्य से उसके लिए वह ये नहीं समझता था कि ज़ू किंग की ब्लैक शैडो कैसे काम करती थी और उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी अपनी ब्लैक शैडो में एक आंख थी। हालांकि ग्रूग्लूम कल्टिवेटर बहुत सतर्क था। वह तुरंत उस स्थान पर नहीं गया जहां उसका नियोक्ता वेट कर रहा था। उसने पूरी रात एक चक्करदार मार्ग लेते हुए बिताए, इससे पहले कि वह अंततः किनारे पर जाता। अंततः उसने दूर में एक व्यापारी जहाज देखा। अरे, वह चिल्लाया, मुझसे मिलो, मेरे पास वह वस्तु है जो तुम चाहते हो। फिर वह वहां खड़ा रहा, चुपचाप अपने आसपास पर नजर रखे हुए। हालांकि उसने कभी भी अपनी ब्लैक शैडो में आंख पर ध्यान नहीं दिया, जो एक भट्ठा तक सिकुड़ गई थी, लेकिन फिर भी उसे करीब से देख रही थी। एक लंबे समय के बाद जिसमें कुछ नहीं हुआ, ग्रूग्लूम मुड़ा और एक अलग दिशा में चलने लगा। जाहिर है, व्यापारी जहाज पर उसके चिल्लाए गए शब्द क्षेत्र में किसी भी संभावित दुश्मन को बाहर निकालने के लिए एक कृत्य थे। अब तक वह अंततः सुरक्षित महसूस करने लगा था। खुद पर बहुत प्रसन्न दिखते हुए जैसे भोर की रोशनी फैलने लगी, वह अंततः किनारे पर पहुंचा और पानी में कूद गया। एक पल बाद पास में एक स्वॉर्डफिश कांप उठा, फिर दिशा बदली और तेज गति से चलने लगा। हालांकि ब्लैक शैडो की आंख ग्रूग्लूम के सच्चे रूप पर लॉक थी, इसलिए जब भी वह एक नए शरीर पर कब्जा करता था, ब्लैक शैडो की आंख उसके साथ चिपकी रहती थी। ग्रूज विभिन्न स्तरों पर मौजूद थे और ब्लैक शैडो स्पष्ट रूप से ग्रूग्लूम की तुलना में बहुत उच्च स्तर पर थी। असल में ये लगभग ऐसा था जैसे ब्लैक शैडो ग्रू की अंतिम दुश्मन थी। इस बीच ब्लैक शैडो हल्की भावनाओं के साथ स्पंदित हो रही थी। उसे एहसास हो गया था कि वह और ग्रूग्लूम एक अच्छे मैच थे। अगर उसने ज़ू किंग पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की होती, बल्कि इस ग्रूग्लूम पर, ब्लैक शैडो ने अचानक खुद को ऐसे बुरे विचार सोचने से रोक लिया। नहीं, ग्रूग्लूम इसके लिए एक अच्छा मैच नहीं था। वह फिendish ज़ू के मापदंड पर खरा नहीं उतरता था और केवल भोजन था। ब्लैक शैडो भोजन पर कब्जा करने पर विचार कैसे कर सकती थी? विचारों ने ब्लैक शैडो को शर्मिंदा महसूस कराया, लेकिन साथ ही भयभीत भी, जैसे उसने फिendish ज़ू के हाथों सहन की गई यातना को याद किया। खुद को खुश करने के लिए मजबूर करते हुए उसने क्या हो रहा था इसका निरीक्षण करने और जानकारी ज़ू किंग तक पहुंचाने पर कड़ी मेहनत की। ग्रूग्लूम को कोई अंदाजा नहीं था क्या हो रहा था। समय बीतता गया। अधिकृत स्वॉर्डफिश पानी के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ी, एक विस्तृत चापादार रास्ता लेते हुए। ग्रूग्लूम ने 7 या 8 बार मेजबान बदले, हर बार एक अलग समुद्री जानवर को चुनते हुए। अंत में दूसरे दिन की शाम को उसने एक स्टारफिश पर कब्जा कर लिया। लहरों की सवारी करते हुए स्टारफिश अंततः 7 ब्लड आइस क्षेत्र के भीतर एक काले रेत के समुद्र तट पर उतरा। समुद्र का पानी काली रेत पर टपक रहा था और चांदनी झागदार पानी पर चमक रही थी। सब कुछ रहस्यमय और शांत था। ग्रूग्लूम स्टारफिश रेत पर पड़ा था, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। समय बीतता गया और रात चलती रही। अंततः रात का सबसे गहरा हिस्सा आया और चला गया। भोर निकट आ रही थी, जल्द ही सूरज के लिए चांद की जगह लेने का समय होगा। इसी तरह भोर से पहले की रोशनी के भीतर दूर में ब्लैक शैडो जैसी आकृतियां दिखाई दी। उनमें से 4 थे। उन्होंने काले डाउस्ट रोब्स पहने थे, जिनके हुड उनके सिर को ढके हुए थे, जिससे उनकी चेहरे की विशेषताओं को पहचानना असंभव हो गया था। असल में रोब्स इतने बड़े थे कि यह बताना असंभव था कि ये लोग मानव थे या नहीं। उनमें से किसी ने भी कोई कल्टिवेशन बेस उतार चढ़ाव जारी नहीं किया और उनके चारों ओर एक अजीब धुंधली धुंध भी थी। ये कुछ ऐसा था जो दिव्य इंद्रियों को अवरुद्ध करता था, और यह किसी मैजिकल ट्रेजर का परिणाम नहीं था, बल्कि एक जन्मजात प्रजाति की क्षमता थी। 4 आकृतियां समुद्र तट पर चली जब तक वे अंततः स्टारफिश रूप में ग्रूग्लूम तक नहीं पहुंच गईं। जब वे रुके तो उनमें से एक बस वहीं खड़ा रहा, जबकि अन्य 3 अलग अलग दिशाओं में चले गए। कुछ दूरी पर उन्होंने डिस्क जैसी वस्तुएं निकाली, जिन्हें उन्होंने जमीन पर रखा और अध्ययन किया। वे स्पष्ट रूप से क्षेत्र को स्कैन कर रहे थे। समाप्त करने के बाद वे मुड़े और आदरपूर्वक अपनी जगह पर खड़े हो गए। समुद्र तट पर एक हवा चली जो समुद्र की तीखी सुगंध लेकर आए। जैसे ऐसा हुआ, इसने स्टारफिश के बगल में खड़ी आकृति के वस्त्र को हिला दिया। जैसे वस्त्र का हुड हिला, नीले बालों का एक गुच्छा दिखाई दिया। उसी समय हुड के भीतर की आकृति एक मधुर आवाज में बोली, तुम देर से आए। जमीन पर स्टारफिश ने जवाब दिया, मैं वायलेट लैंड्स में लगभग मारा गया था।
तुमने मुझे नहीं बताया कि इस मिशन में एक पतित मानसिक रोगी से निपटना शामिल होगा। वह मुझसे भी अधिक ध्रुव था। हमें कोई अंदाजा नहीं था कि ऐसा होगा। जवाब आया, तुम्हें पूरा मुआवजा दिया जाएगा। अब वस्तु सौंप दो। हवा तेज हो गई, इतनी कि रोब का हुड पीछे गिर गया, एक अत्यंत सुंदर चेहरा प्रकट करते हुए। उसके पास नीले बालों का एक समूह था, साथ ही चमकदार नीली आंखें जिसकी त्वचा जैद की तरह गोरी थी। वह और कोई नहीं थी, वह सीस्टा प्रिंसेस जो 7 ब्लड आइज का दौरा करने आई थी। हार्बर 176 पर पहुंचने पर उसने जू किंग को एक कॉन्च शेल दिया था और उसके बाद अक्सर उससे मिलने आती थी। उनमें से किसी भी अवसर पर वह कभी भी ऐसी नहीं लगी जैसे वह साजिश या योजना बना रही थी और हमेशा जू किंग की प्रशंसा करती दिखी थी। उसने बहुत सारे प्रतीत होने वाले यादृच्छिक प्रश्न पूछे थे, लेकिन अगर आप प्रश्नों के समूह को समग्र रूप से देखें तो यह स्पष्ट था, वह जू किंग के व्यक्तित्व और आदतों के बारे में अधिक जानने की कोशिश कर रही थी। जब आप किसी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं तो आप उन्हें आसानी से निशाना बना सकते हैं। ये सब उसकी योजना का हिस्सा था। सब कुछ जू किंग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। अरे धीरे चलो, ब्रूगलूम ने कहा। उन सभी चोजन को देखते हुए जिन्हें तुमने वर्षों से पकड़ा है, जिनमें 7 ब्लड आइज से कई शामिल हैं, तुम्हारे पास प्राथमिक औषधीय सामग्री की बहुतायत है। तुमने कहा तुम मुझे मुआवजा दोगे, इसलिए मैं भी एक सुप्रीम यिन चोजन असिमुलेशन पिल चाहता हूं। जबकि प्रिंसेस स्टाफिश पर नीचे देख रही थी, अन्य काले रोब वाले सीस्टा लोगों में से एक ने कहा, प्रिंसेस, हमारे पास बहुत कम समय बचा है। बुजुर्गों की शक्तियां सीमित हैं और वे केवल इतने लंबे समय के लिए ही हमें छुपा सकते हैं, इससे पहले कि 7 ब्लड आइज कुछ नोटिस करे। तुम्हें हमारे क्षेत्र में वापस पुरस्कृत किया जाएगा। चिंता मत करो, तुम हमारे साथ वापस जा सकते हो। बिना किसी हिचकिचाहट के प्रिंसेस ने नीचे झुककर स्टाफिश रूप में ग्रूगलूम को उठा लिया। हालांकि ठीक उसी समय एक ठंडी आवाज गूंजी, किलिंग इंटेंट से भरी हुई। तो ये तुम ही थी शुरू से ही। जिस क्षण आवाज ने बात करना शुरू किया, ग्रूगलूम स्टाफिश कांप उठा और बिना हिचकिचाहट के आत्मविस्फोट कर दिया, खुद को मार डाला। उसी समय सीस्टा प्रिंसेस की ऑरा बदल गई और वह पीछे की तरफ दौड़ी। अन्य 3 सीस्टा कल्टिवेटर्स ने तुरंत अपनी कल्टिवेशन बेसेस जारी की उसकी रक्षा करने के लिए। वह बहुत धीमी गति से प्रतिक्रिया कर रही थी, एक आकृति बिजली की गति से उसकी दिशा में चली गई। अब यह यंग मैन एक मध्यम आयु वर्ग के यंग मैन के रूप में प्रच्छन्न नहीं था। यह अपने सच्चे रूप में जू किंग था। उसके भीतर एक जलती हुई शक्ति थी, जैसे आग पर एक महाद्वीप, और वह काले रंग की लपटों के एक विशाल समुद्र से घिरा हुआ था। और उसकी किलिंग इंटेंट आकाश तक पहुंच गई। उसके पैरों के नीचे एक विशाल ब्लू ग्रीन ड्रैगन था, एक खूंखार बदला लेने वाले की तरह, और उसके पीछे एक गोल्डन क्रो था जो काली आग से घिरा हुआ था। जू किंग कुछ भी वापस नहीं रोक रहा था, वह अपना सब कुछ छोड़ रहा था। जू किंग, सीस्टा प्रिंसेस फूट पड़ी, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। लेकिन इससे पहले कि वह पीछे हट पाती, जू किंग उसके ठीक सामने था, एक प्रहार करते हुए। तीव्र गड़गड़ाहट की आवाजें गूंजी, जैसे नीचे की जमीन विस्फोटित हो गई। एक विशाल क्रेटर खुल गया और सभी 4 सीस्टा कल्टिवेटर्स ने खून की उल्टी की। उनमें से एक हमले से बचाव करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जू किंग अपने क्रोध में ने उस पर हथेली का प्रहार किया, जिससे वह विस्फोटित हो गया और गोल्डन क्रो द्वारा अवशोषित कर लिया गया। जू किंग ने उसकी सोल भी निकाल ली, उसे एक धर्मा एपर्चर में कैद कर दिया। शेष 3 सीस्टा स्पष्ट रूप से स्तब्ध थे। बिना किसी हिचकिचाहट के तीनों ने अपनी कल्टिवेशन बेसिस की पूरी क्षमता का उपयोग किया। हैरानी की बात यह थी कि उनमें से 2 फ्लेम स्तर में थे और एक 3 फ्लेम स्तर में था। 3 फ्लेम्स वाली स्वयं प्रिंसेस थी। हालांकि उनकी कल्टिवेशन बेसिस पूरी तरह से बेकार थी। उनकी लाइफ फ्लेम्स अस्थिर रूप से झिलमिला रही थी और स्पष्ट रूप से ज्यादा समय तक नहीं जलेंगी। इस बीच जू किंग क्रोध से भरा हुआ तूफानी किलिंग इंटेंट के साथ फट पड़ा, जैसे वह उन पर करीब आ गया। जू किंग अपनी किलिंग इंटेंट को लंबे समय से बोतल में बंद किए हुए था। जिस क्षण उसे पता चला कि ग्रैंडमास्टर बाय की हत्या कर दी गई थी, पागल क्रोध उसमें भर गया था, रिहाई की तलाश में, वध की तलाश में। लेकिन उस समय यह संभव नहीं था। उसने किलिंग इंटेंट को दबा दिया था और खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया था। ये वायलेट लैंड्स में भी ऐसा ही था। वह बहुत सतर्क था और जब उसने अपराधी को पाया तो उसे सीधे मारने के लिए खुद को मजबूर किया था। इसके बजाय उसने उस पर यातना जारी की थी, ये पता लगाने के लक्ष्य के साथ कि मास्टरमाइंड कौन था। उसे अंततः वह सुराग मिल गया था जिसकी उसे जरूरत थी, और अब उसे किलिंग इंटेंट को दबाने की जरूरत नहीं थी। इसके बजाय उसने इसे विस्फोट करने दिया।
एक पल में वह सीस्टा कल्टिवेटर्स में से एक के सामने पहुंच गया। उसके पास 2 लाइफ फ्लेम्स थी, लेकिन जैसे ही जू किंग करीब आया वे बेतहाशा झिलमिलाने लगी, जैसे वे किसी भी क्षण बुझ सकती थी। फिर अत्यधिक दुश्मनी और पूर्ण पागलपन के साथ उसने अपना हाथ उसके पेट में घुसा दिया। अपनी उंगलियों को उसकी एक लाइफ फ्लेम के चारों ओर रखते हुए उसने उसे बुझा दिया। एक धमाका गूंजा एक दुखद चीख के साथ। अपने पूरे जीवन में इस सीस्टा कल्टिवेटर ने कभी भी अपनी एक लाइफ फ्लेम के नष्ट होने के समान स्तर का दर्द अनुभव नहीं किया था। लेकिन जू किंग अभी तक समाप्त नहीं हुआ था। अपना हाथ एक तरफ घुमाते हुए उसने उसकी दूसरी लाइफ फ्लेम को पकड़ लिया और उसे खून के छींटे के साथ बाहर खींच लिया। जैसे ये नष्ट हो गई, सीस्टा कल्टिवेटर के सभी थर्मल एपर्चर्स विस्फोटित हो गए। एक और भी अधिक पीड़ादायक चीख गूंजी, लेकिन ये तेजी से कमजोर हो गई। उसकी आंखों, कानों, नाक और मुंह से खून बह निकला, फिर भी जू किंग की किलिंग इंटेंट कम नहीं हुई थी। उसने उसे बुरी तरह से सिर मारा, जिससे उसका नाजुक सुंदर चेहरा टूटे हुए फल के टुकड़े की तरह फट गया। जू किंग खून से लथपथ था। जैसे उसने उदासी से अपना सिर घुमाया शेष 2 सीस्टा कल्टिवेटर्स को देखने के लिए, जिनमें प्रिंसेस भी शामिल थी। उसके पीछे गोल्डन क्रो ने एक भेदी खूंखार चीख निकाली। उसने ताज़ा शव को अवशोषित करने का प्रयास किया, लेकिन वहां अवशोषित करने के लिए कुछ भी नहीं था। तो फिर उसने अपनी क्रूर नजर प्रिंसेस पर घुमा दी। चांदनी के नीचे जू किंग की बलिष्ठ ऑरा ने उसे एक उग्र देवता की तरह बना दिया, जबकि गोल्डन क्रो एक शीर्ष जानवर की तरह लग रहा था। इसकी ऑरा स्वर्ग और पृथ्वी को हिंसक रूप से कंपा रही थी। सीस्टा प्रिंसेस का चेहरा पीला था और उसकी आंखें आतंक से चमक रही थीं। जू किंग, ये सब बात, यहां से निकलो प्रिंसेस, दूसरे सीस्टा कल्टिवेटर ने चिल्लाकर कहा। उसका पूरा शरीर रोशनी से फट पड़ा, जैसे उसकी लाइफ फ्लेम जल गई और उसके सभी थर्मल एपर्चर्स फट गए। आत्मा विस्फोट की एक शक्ति निर्माण होने लगी। उसी समय उसने क्षेत्र में स्थापित 3 डिस्क्स का उपयोग करने के लिए एक मंत्र मुद्रा बनाई। 3 डिस्क्स एक चौंकाने वाली ऑरा के साथ फट पड़ी, बिजली के कई बोल्ट बनाते हुए, जो एक जाल की तरह हवा में चले गए, जू किंग को घेरते हुए। ये देखकर सीस्टा प्रिंसेस ने अपने दांत पीस लिए, मुड़ी और समुद्र की तरफ दौड़ पड़ी। वह जानती थी अगर वह 7 ब्लड आइज वापस गई तो वह कभी नहीं जाएगी। हालांकि इससे पहले कि वह पानी तक पहुंच पाती, एक विशाल समुद्री कछुआ अचानक उसके सामने फूट पड़ा। उसकी आंखें आतंक और निराशा से चमक रही थीं। उसी समय उसने क्रूरता से गुर्राया, जैसे उसने प्रिंसेस की दिशा में अपना मुंह बंद किया। एक आयन स्क्यूअर जू किंग से उसकी तरफ हवा में एक काले रंग की लकीर की तरह चला गया। एक पल में समुद्री कछुआ प्रिंसेस से टकरा गया। उसी समय स्क्यूअर उसे दूसरी दिशा से मारा। जैसे ऐसा हुआ, जू किंग की आंखों में किलिंग इंटेंट भड़क उठी, जैसे 3 डिस्क से बिजली का जाल उसके चारों ओर कस गया। तभी गोल्डन क्रो असिमुलेट्स मिरियड स्पिरिट्स की ओर उसके भीतर उमड़ पड़ी। उसने ऊपर देखा और उसके पीछे गोल्डन क्रो चिल्लाया और धनुष से निकले तीर की तरह आगे बढ़ा। इसकी फीनिक्स जैसी पूंछ काली लपटों को पीछे खींच रही थी। ये जाल से टकराया और जाल ढह गया। फिर चटकने की आवाजें गूंजी, जैसे 3 डिस्क टुकड़ों में विस्फोटित हो गईं। जू किंग अप्रतिरोध्य था। वह वर्तमान में 4 फ्लेम युद्ध क्षमता के हर टुकड़े का उपयोग कर रहा था। इसके कारण तुच्छ 2 फ्लेम कल्टिवेटर्स और उनके मैजिकल ट्रेजर बस उसके सामने खड़े नहीं हो सकते थे। जू किंग फिर गायब हो गया, केवल आत्मा विस्फोट करने की कोशिश कर रहे सीस्टा कल्टिवेटर के सामने फिर से प्रकट होने के लिए। आगे बढ़ते हुए उसने अपना हाथ कल्टिवेटर के सिर पर रख दिया। अकल्पनीय आतंक और निराशा ने कल्टिवेटर की आंखों को भर दिया, जैसे जू किंग ने अवशोषण की ऑर्डर जारी कर दी। बेलेफायर फूट पड़ा, सीस्टा कल्टिवेटर की सोल निकालते हुए। दर्द ने उसे तीखी चीख निकालने पर मजबूर कर दिया। फिर वह हिंसक रूप से कांपने लगा, जैसे गोल्डन क्रो असिमुलेट्स मिरियड स्पिरिट्स भी उसे अवशोषित करने लगा। और खून उसकी आंखों, कानों, नाक और मुंह से बाहर निकल गए। केवल 2 सांसों के समय में सीस्टा कल्टिवेटर एक सूखा हुआ शव बन गया, जो गिर गया और राख में ढह गया। इस बीच समुद्री कछुआ और आयन स्क्यूअर ने सीस्टा प्रिंसेस का रास्ता रोक दिया था, जिसका चेहरा अब मौत जितना पीला था। केवल कुछ ही पल बीते थे, फिर भी उसके सभी साथी सीस्टास मर चुके थे। मुड़ते हुए उसने जू किंग को अपनी तरफ चलते देखा, एक बलिष्ठ ऑरा के साथ उमड़ते हुए। आतंक ने उसके दिमाग को टूटने के बिंदु तक धकेल दिया। उसे अचानक वह समय याद आ गया जब जू किंग ने ईस्ट नेदर आइल की उस काली कपड़ों वाली यंग लेडी से लड़ाई की थी और वायलेंट क्राइम्स डिवीजन में उसने जो खूंखार प्रतिष्ठा अर्जित की थी। उसे उसका सुंदर चेहरा भी याद आ गया, जिसे उसने कई बार देखा था जब वह उससे मिलने जाती थी।
सब कुछ ओवरलैप हो रहा था, एक अकथनीय आतंक से भरी वास्तविकता में विलीन हो रहा था। वह पीछे की तरफ उड़ी, लेकिन पर्याप्त तेज नहीं थी। उसके झटके ने पेट्रियार्क गोल्डन वज्र वॉरियर को वह अवसर दिया जिसकी उसे जरूरत थी, आयन स्क्यूअर को उसके पेट के माध्यम से छेदने के लिए। फिर यह घूमा और फिर से उसकी तरफ चला। जैसे उसके होठों से एक चीख निकली, समुद्री कछुआ ने अपना मुंह खोला, उसकी कोहनी पर काट लिया और उसका हाथ फाड़ दिया। उसने चबाया। उसके चेहरे पर एक पागल अभिव्यक्ति थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरा आतंक था। समुद्री कछुआ ग्रूग्लूम कल्टिवेटर था जिस पर उसने स्टाफिश रूप में मरने के बाद कब्जा कर लिया था। हालांकि इससे पहले कि वह भाग पाता, उसे अचानक पता चला कि वह इस नए शरीर को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सकता था। यह एक परिचित अनुभूति थी, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था, सिवाय निराशा में देखने के। जैसे वह मुड़ा और वापस किनारे पर तैर गया। और अब सीस्टा प्रिंसेस, जिसे कई बार चाकू मारा गया था और पूर्ण मानसिक पतन के कगार पर लग रही थी, ने ज़ूकिंग की तरफ देखा। कांपते हुए वह दयनीय रूप से रोई और बोली, ज़ूकिंग, मैं भी इसमें एक शिकार हूं, मैं भी। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, ज़ूकिंग ने उसे थप्पड़ मारा जिससे उसका चेहरा सूज गया, दांत उड़ गए और उसकी खोपड़ी टूट गई। थप्पड़ ने उसकी सोचने की क्षमता को भी नुकसान पहुंचाया जैसा लग रहा था, और उसके अंगों को ऐंठन से हिलने लगा। थप्पड़ ने उसकी 2 लाइफ फ्लेम्स को भी बुझा दिया। इससे पहले कि वह ठीक हो पाती, उसने उसकी तरफ कदम बढ़ाया और उसे फिर से थप्पड़ मारा। वह चिल्लाई जैसे उसके चेहरे का दूसरा किनारा सूज गया और अधिक दांत खून के साथ मिलकर उड़ गए। इस बार उसकी खोपड़ी लगभग पूरी तरह से चूर चूर लग रही थी। साथ ही उसकी अंतिम लाइफ फ्लेम विस्फोटित होकर समाप्त हो गई। फिर ज़ूकिंग ने कदम बढ़ाया और बुरी तरह से अपना पैर उसके पेट के घावों पर रख दिया। उसके मुंह से खून बह निकला जैसे उसके सभी थर्मल एपर्चर्स टूट गए और उसकी कल्टिवेशन बेस नष्ट हो गई। दर्द ने उसे बेहोश होने के कगार पर टेढ़ा कर दिया। लेकिन फिर ज़ूकिंग ने उसके मुंह में एक औषधि गोली ठूंस दी, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसकी जीवन शक्ति लंबे समय तक चलेगी और उसे बेहोश होने से रोक देगी। वह वहां दर्द से चिल्लाती हुई पड़ी थी, उसका चेहरा विकृत और बिगड़ रहा था। अब तक उसकी आंखों में कोई आतंक नहीं था, केवल पागलपन और द्वेष था। उसने बात करने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि वह बोल पाती, ज़ूकिंग ने उसे मुक्का मारा जिससे उसका मुंह एक क्षत विक्षत गंदगी में बदल गया। ठंडी नजर से उसे देखते हुए ज़ूकिंग ने एक गहरी सांस ली और अपना हाथ हिलाया, जिससे ब्लू ग्रीन ड्रैगन ने जल्दी से समुद्री कछुए को खा लिया और फिर हवा में तैरने लगा। इस बीच ज़ूकिंग ने सीस्टा प्रिंसेस को पकड़ लिया और उसे अपने पीछे घसीटते हुए चलने लगा। समुद्र तट के रेत के कण चाकू की तरह थे, सीस्टा प्रिंसेस के घायल मांस के माध्यम से दर्द से काटते हुए, और उसके दर्द को उससे भी अधिक तीव्र बना रहे थे जितना सिर्फ उसके थर्मल एपर्चर्स के नष्ट होने से हुआ था। इस बिंदु पर उसकी चीखें लगभग पशु जैसी लग रही थीं। जैसे ज़ूकिंग चल रहा था, उसने रेत में एक लंबी खूनी लकीर छोड़ी। जैसे खून की लकीर लंबी और लंबी होती गई, चीखें कमजोर और कमजोर होती गईं। अंततः ज़ूकिंग 7 ब्लड आइज फॉर्मेशन द्वारा बनाई गई सीमा के पास पहुंच रहा था। जब उसने शहर देखा, उसने कहा, ज़ूकिंग 7 ब्लड आइज एशेलॉन का सदस्य और 7th पीक के वायलेंट क्राइम्स डिवीजन का डायरेक्टर ड्यूटी के लिए रिपोर्ट कर रहा हूं। सीस्टा लोगों ने विद्रोह कर दिया है। मैं यहां अनुरोध करता हूं कि सेक्ट का ग्रैंड स्पेल फॉर्मेशन सभी सीस्टा कल्टिवेटर्स को टेलीपोर्ट करने से रोके। इसके अलावा उन्हें कोई भी संदेश भेजने न दें। स्पेल फॉर्मेशन जीवित हो गया जैसे उसके अनुरोध का आकलन करने के लिए। लेकिन फिर 6th पीक से एक बूढ़े यंग मैन की आवाज बोली। अनुरोध स्वीकार किया गया। जैसे आवाज बाएं और दाएं गूंजी, 7 ब्लड आइज फॉर्मेशन सक्रिय हो गई, एक दमन की शक्ति बनाते हुए। इस बीच सेक्ट के अंदर से कई आकृतियां ज़ूकिंग की तरफ उड़ी। उनमें से सबसे तेज मास्टर 6 था, जो एक ही कदम में दूरी तय करता हुआ लग रहा था। उसकी नासेंट सोल कल्टिवेशन बेस्ड ज़ूकिंग के लिए एक जलते सूरज की तरह थी, उसके चारों ओर उन्मादी तीव्र गर्मी पैदा कर रही थी। तुमने क्या पता लगाया, ज़ूकिंग? ज़ूकिंग ने एक गहरी सांस ली, जैसे उसने खुद को एक नासेंट सोल कल्टिवेटर के विशाल दबाव के अनुकूल होने के लिए मजबूर किया। हाथ जोड़ते हुए उसने कहा, मास्टर 6 एक सोल सर्च सबसे कुशल होगा। इतना कहकर ज़ूकिंग ने प्रिंसेस को मास्टर 6 के सामने जमीन पर फेंक दिया। मास्टर 6 अपनी सांसों को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। कोई भी अन्य पीकलॉर्ड सिर्फ इसलिए कि ज़ूकिंग ने सुझाव दिया था, सोल सर्च करने में बहुत अधिक हिचकिचाहट करता। लेकिन वह अलग था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने आगे बढ़ा, अपना हाथ सीस्टा प्रिंसेस के सिर पर दबा दिया और एक सोल सर्च शुरू कर दिया।
कुछ ही देर बाद कैप्टन कुछ अन्य लोगों के साथ आ गया। स्थिति का आकलन करते हुए बहुत गंभीर दिखते हुए वह जू किंग के पास चला गया। उसने चीखती हुई सीस्टा प्रिंसेस पर ध्यान दिया और भावशून्य जू किंग के चारों ओर की बलिष्ठ ऑरा को भी देखा। उसने जू किंग का कंधा पकड़ लिया। तुम्हारा एल्डर ब्रदर ये भार तुम्हारे साथ उठाएगा, छोटे किंग। जू किंग की आंखें खून से लाल थी जैसे वह मुड़ा और कैप्टन की तरफ देखा। जीवन एक अनोखी चीज है, छोटे किंग। ये कड़वे दुख और मीठी खुशी दोनों से भरा है। इसमें कभी सिर्फ एक ही होता है या दूसरा। असल में यह नहीं हो सकता। यहाँ तक कि हमारे ऊपर आसमान में भगवान भी इसे नहीं बदल सकते। हम लोग हैं, जानवर नहीं, और इसलिए मैं तुम्हारे दुख को समझता हूँ और मैं तुम्हारे क्रोध को समझता हूँ। मुझे लगता है मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वह करो जो तुम्हें करना है। अपने दिल का पालन करो और जीवन जियो जैसे तुम जीना चाहते हो। कैप्टन मुस्कुराया और यह सूरज की तरह उज्जवल लग रहा था। वह प्रकाश जू किंग की आंखों में प्रवेश कर गया और उसके भीतर की किलिंग इंटेंट को रोशन कर दिया, एक असामान्य अनुभूति पैदा कर रहा था। उसने जवाब में कुछ नहीं कहा। वह ऐसी बातें बहुत बार नहीं सुनता था। केवल दो लोगों ने उससे कभी जीवन के सिद्धांतों के बारे में बात की थी और वे साजन थंडर और ग्रैंडमास्टर बाय थे। एक पल बीता और फिर जू किंग ने कैप्टन की तरफ देखा और गंभीरता से सिर हिलाया। फिर वह वापस मुड़ा और मास्टर सिक्स्थ की सोल सर्च समाप्त करने के लिए वेट करने लगा। जू किंग ने सीस्टा प्रिंसेस को तो सौंप दिया था, लेकिन रूगलूम को नहीं। उसने अभी तक रूगलूम पर पर्याप्त यातना नहीं डाली थी, न ही उसने उससे वह सारी जानकारी निकाली थी जो उससे ली जानी थी। अब जब मास्टरमाइंड का पर्दाफाश हो गया था, आगे जो भी जानकारी चाहिए थी वह सीस्टा प्रिंसेस द्वारा प्रदान की जाएगी। जैसे मास्टर सिक्स्थ ने सोल सर्च की, वह कांप उठा और उसके चेहरे और गर्दन पर नसें उभर आईं। उसने क्रोध में बुदबुदाया, फिर अचानक हैरानी की चीख निकाली। अंत में ऐसा लग रहा था उसने वह सब कुछ देख लिया था जिसे देखने की जरूरत थी। जैसे उसने क्रोध की चीख निकाली, सीस्टा प्रिंसेस खून के कोहरे में विस्फोटित हो गई। जैसे मास्टर सिक्स्थ ने उसकी सोल निकाली और उसे अपने मुंह में डाल लिया। जैसे उसने सोल को बुरी तरह चबाया, उसकी आंखें पूरी तरह से खून से लाल हो गईं। एक भी शब्द कहे बिना उसने एक मंत्र मुद्रा बनाई और आकाश की तरफ इशारा किया। जवाब में 7 ब्लड आइस फॉर्मेशन गड़गड़ाया और प्रकाश की धाराएं इससे राजधानी शहर के एक विशिष्ट खंड में गिरी। जमीन कांप उठी, शहर को हिलाते हुए, और पीड़ा की चीखें गूंजी जैसे कई आकृतियां प्रकाश की किरणों द्वारा हवा में खींच ली गईं। वहां लगभग 200 लग रहे थे, सभी सीस्टा कल्टिवेटर्स। हैरानी की बात यह थी कि उनमें से 3 गोल्ड को एक्सपर्ट्स थे और वे विशेष रूप से चिंतित और हैरान लग रहे थे। उन्होंने व्यर्थ में संघर्ष किया। 7 ब्लड आइस फॉर्मेशन इतनी शक्तिशाली थी कि चाहे वे कितना भी विरोध करें, इससे कुछ नहीं हुआ। एक पल बाद मास्टर सिक्स्थ ने अपना हाथ मुट्ठी में बंद कर लिया। 200 सीस्टा कल्टिवेटर्स हवा के माध्यम से मास्टर सिक्स्थ के सामने खींच लिए गए। शक्ति इतनी तीव्र थी कि उनमें से कई इसका सामना नहीं कर सके और उनके शरीर टुकड़े टुकड़े हो गए। जो बच गए वह उसके सामने लड़खड़ाते हुए रुक गए, आतंक से कांपते हुए। आंखें खूंखार क्रोध से भरी, मास्टर सिक्स्थ ने तीव्रता से सांस ली। स्वर्ग और पृथ्वी में तीव्र रंग चमकने लगे और एक तीव्र हवा उठी। हवा में मंडरा रहे सभी कल्टिवेटर्स तीखी चीख निकालने लगे, जैसे उनके शरीर तेजी से सूख गए और उनकी सोल्स निकाल ली गईं। उनकी आंखों, कानों, नाकों और मुंहों से सोल ब्लैक शैडो की धाराएं निकलती हुई देखना संभव था, जो फिर मास्टर सिक्स्थ की तरफ बहती थीं। इसमें गोल्ड को कल्टिवेटर्स भी शामिल थे। ऐसा लग रहा था कि मास्टर सिक्स्थ के लिए टी कंडेंसेशन, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट और गोल्ड कॉ के बीच कोई अंतर नहीं था। मास्टर सिक्स्थ ने लगभग 200 सोल्स को चबाना शुरू कर दिया, जैसे वह उनसे जानकारी भी निकाल रहा था। जैसे उसने ऐसा किया, उसकी आंखें और भी गहरी लाल हो गईं। पीड़ा की कर्कश आवाजें गूंजी जब तक अंततः सभी सोल्स का उपभोग नहीं कर लिया गया। मास्टर सिक्स्थ ने कुछ सांसों के समय के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर उसने उन्हें खोला, बढ़ती किलिंग इंटेंट को प्रकट करते हुए। एक गहरी सांस लेते हुए उसने जू किंग की तरफ देखा। यह एक संघर्ष था, लेकिन जू किंग नैसेंट सोल स्तर के भयानक दबाव के सामने खड़ा होने में कामयाब रहा। जैसे उसने मास्टर सिक्स्थ की तरफ देखा, जू किंग, मैं इसके लिए तुम्हारा ऋणी हूं। अगर मास्टर सेवंथ तुम्हें नहीं लेता है तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे उत्तराधिकारी अप्रेंटिसेस में से एक बनो। इतना कहकर मास्टर सिक्स्थ ने एक नीली जेड स्लिप निकाली। ये किसी भी प्रकार की जेड स्लिप से अलग थी जैसा जू किंग ने कभी देखा था। ये स्पिरिट स्टोन से बनी नहीं लग रही थी, बल्कि किसी ऐसी सामग्री से जो उससे भी अधिक कीमती थी।
और यह गोल्ड को स्तर के बराबर ऑरा के साथ स्पंदित हो रही थी। नीली जेड स्लिप को उठाते हुए मास्टर सिक्स्थ ने धीरे से कहा, सेवंथ सिब। सच्चाई ये थी कि उसे शब्दों को सुनने योग्य बोलने की जरूरत नहीं थी। वह उन्हें डिवाइन विल के माध्यम से प्रक्षेपित कर सकता था। हालांकि क्योंकि जू किंग सब कुछ प्रकाश में लाने के लिए जिम्मेदार था, उसने ये सुनिश्चित करने के लिए जोर से बात की कि जू किंग सुन सके। मैं इसकी तह तक पहुंच गया, उसने धीरे से कहा। सालों पहले सीस्टा लोगों ने सुप्रीम यिन चोजन असिमुलेशन पिल के सूत्र का पहला भाग प्राप्त किया। उसके बाद उन्होंने गुप्त रूप से दूर दूर की प्रजातियों से चोजन डिसाइपल्स का अपहरण करना शुरू कर दिया। उन्होंने इस मामले को शीर्ष गुप्त रखने के लिए कड़ी मेहनत की। वर्षों में बहुत सारे पीड़ित थे और उनमें से एक मेरा बेटा था। दवा में सक्रिय घटक पहले से ही पूरा है, लेकिन वे सूत्र के दूसरे भाग को खो रहे थे। इसलिए उन्होंने ग्रैंड मास्टर बाई की हत्या कर दी। सीस्टार्स इस साजिश को आगे बढ़ाने के लिए सेवन ब्लड आइज में आए थे। योजना का हर हिस्सा चोजन के अपहरण से लेकर ग्रैंड मास्टर बाई की हत्या तक सीधे सीस्टा चीफ्टन द्वारा आदेशित किया गया था। सतह पर यह एक बहुत ही साहसिक योजना लगती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि सीस्टा कमजोर है। उनके पास एक भी नैसेंट सोल एक्सपर्ट नहीं है। भले ही यह पता चले कि उनके पेट्रियार्क इसमें शामिल था और उन्हें सब कुछ छुपाने में मदद की, यह संभव नहीं है कि सीस्टार्स जैसा समूह बिना कोई सुराग लीक किए इतना अविश्वसनीय काम कर सके। वहां कोई और शामिल होना चाहिए जिसके बारे में हम नहीं जानते। तुम क्या सुझाव देते हो, हमें क्या करना चाहिए? एक तरफ जू किंग ने स्थिर रूप से सांस लेने के लिए संघर्ष किया। उसकी आंखें किलिंग इंटेंट से जल रही थीं और उसने एक बलिष्ठ और विकीर्ण की। उसने सुना कि सीस्टा चीफ्टन अंतिम मास्टरमाइंड था और यह भी सुना कि मास्टर सिक्स्थ ने सुझाव दिया कि साजिश में कोई और शामिल था। जहां तक उस रहस्यमय षड्यंत्रकारी की बात थी, जू किंग को लग रहा था वे जल्द ही पता लगा लेंगे। हालांकि इस समय उसकी सबसे बड़ी इच्छा सीस्टा चीफ्टन का वध करना था। जैसे जू किंग की किलिंग इंटेंट उबल रही थी, उसने मास्टर सेवेंथ की आवाज सुनी जो नीली जेड स्लिप से आ रही थी। सीस्टा लोगों ने हमारी गठबंधन संधि का उल्लंघन किया और इस तरह समाप्त किए जाने के पात्र हैं। समय महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं वापस लौटने में असमर्थ हूं। तुम्हें वापस लौटने की जरूरत नहीं है, मास्टर सिक्स्थ ने जवाब दिया। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो पेट्रियक के साथ पुष्टि करो कि मेरे लिए इसे संभालना ठीक है। मैं इससे वर्षों से बोतल में बंद किए हुए हूं। मैं एक वध के लिए तैयार हूं। मास्टर सिक्स्थ की आंखों में किलिंग इंटेंट उतनी ही तीव्र थी जितनी जू किंग की, इस हद तक कि ऐसा लग रहा था वह इसे अब और अधिक समय तक नियंत्रित नहीं कर पाएगा। लगभग एक दर्जन सांसों के समय के लिए जेड स्लिप से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। फिर एक उदास कर्कश आवाज उससे गूंजी, छठे अप्रेंटिस, मेरी आज्ञा सुनो। पेट्रियार्क, मास्टर सिक्स्थ ने आदर से कहा। जू किंग, कैप्टन और वहां मौजूद अन्य सभी ने अपना सिर झुका लिया। तुमने इन सभी वर्षों में बहुत कठिन समय बिताया है। सुनिश्चित करो कि सीस्टा लोगों में से कोई भी जीवित न बचे। उन सभी का सफाया करो। मास्टर सिक्स्थ ने ऊपर देखा और उसकी आंखों ने पागलपन प्रकट किया। जू किंग ने भी ऊपर देखा और उसकी आंखें किलिंग इंटेंट से भर गईं। तुम्हारे आदेशों का पालन किया जाएगा, पेट्रियर्क। मास्टर सिक्स्थ ने एक गहरी सांस ली, फिर अपना सिर पीछे झुकाया और लंबे समय तक जोर से हंसा। उस हंसी में कुछ भी आनंददायक नहीं था। इसके बजाय इसमें असीम दुख और पागलपन था और अंत की ओर ये लगभग रोने जैसा लग रहा था। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और दूर की सिक्स्थ पीक जोर से गड़गड़ाने लगी। एक पल बाद पूरी पहाड़ की चोटी धूल के एक विशाल बादल में हवा में उठ गई। बहरी कर देने वाली गड़गड़ाहट की आवाजें चारों दिशाओं में गूंजी, जबकि एक अवर्णनीय दबाव नीचे दब गया। उसी समय सिक्स्थ पीक पर अनगिनत मैंशन ग्रोटोज खुल गए और डिसाइपल्स बाहर निकल आए, जिनमें कई फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट डिसाइपल्स और यहां तक कि गोल्ड को एक्सपर्ट्स भी शामिल थे। हालांकि सिक्स्थ पीक के अधिकांश डिसाइपल्स ज़ॉम्बी बैटलफील्ड पर थे। अगर एक चीज थी जिसकी सिक्स्थ पीक में कमी नहीं थी, वह थे मैजिकल ट्रेजर और कठपुतलियां। भयानक गड़गड़ाहट की आवाजें गूंजी जैसे अनगिनत कठपुतलियां हवा में उड़ गईं, जिनकी संख्या हजारों में थी। उसी समय कई मैजिकल ट्रेजर दिखाई दिए, सभी युद्ध के लिए डिजाइन किए गए थे। दूर से राजसी सिक्स्थ पीक असीम प्रकाश से चमक रहा था और विशाल दबाव और ऑरा के साथ स्पंदित हो रहा था। एक विशाल तैरता किला लग रहा था। मास्टर सिक्स्थ आगे बढ़ा और जैसे वह करीब आया, सिक्स्थ पीक कांप उठी। कठपुतलियां, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट डिसाइपल्स और गोल्ड को एक्सपर्ट्स सभी अपने घुटनों पर गिर गए और साष्टांग प्रणाम किया। हमारा सम्मान, पीक लॉर्ड। उनकी आवाजों की आवाज आकाश तक गूंजी। जू किंग गहराई से हिल गया।
यहाँ तक कि कैप्टन की आंखें भी चौड़ी थीं जैसे उसने बुदबुदाया। बूढ़े ने कहा, वह और सेक्ट अंकल सिक्स दोनों कभी प्रसिद्ध चोजन हुआ करते थे, लेकिन वर्षों से सेक्ट अंकल सिक्स दुख में इतना डूब गया कि वह अपनी कल्टीवेशन के प्रति लापरवाह हो गया। क्या ये वैसा ही है जैसा लापरवाह कल्टीवेशन दिखता है? उसने पूरी सिक्स पीक को एक कमबख्त किले में बदल दिया। यह अभूतपूर्व है। हमने सीज़ोंबी युद्ध में भी ऐसा कुछ नहीं देखा। मास्टर सिक्स अचानक हवा में रुक गया और ठंडी नजर से कैप्टन की तरफ नीचे देखा। कैप्टन पीछे हट गया। फिर मास्टर सिक्स की नजर ज़ूकिंग पर गई और उसकी आंखें नर्म हो गईं। ज़ूकिंग, इसे लो तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए। उसने अपना हाथ हिलाया और शराब के गॉड के भीतर से, जो वर्षों से उसके हाथ से नहीं छूटा था, प्रकाश की एक धारा दिखाई दी और ज़ूकिंग की तरफ चली गई। रास्ते में यह एक नीले पेंडेंट में बदल गया। यह ज़ूकिंग के सामने रुक गया, हवा में तैर रहा था और शानदार रोशनी विकीर्ण कर रहा था। ज़ूकिंग जो महसूस कर सकता था उसके आधार पर इसमें सुरक्षा की असीमित ऑरा थी। नासेंट सोल ढाल कैप्टन ने सांस ली, उसकी आंखें ईर्ष्या से चौड़ी थीं। साथ ही ज़ूकिंग, मास्टर सिक्स ने जारी रखा, अपने हार्बर 176 के उस म्यूजियम में जाओ। पेट्रियार्क की सुलेख वाला स्क्रॉल लाओ। उन 4 अक्षरों में से प्रत्येक में एक दिव्य क्षमता है। उस स्क्रॉल को हाथ में लेकर, साथ ही मेरी ढाल, तुम मेरे साथ सीस्टार्स का वध करने के लिए आ सकते हो जितना तुम्हारा दिल चाहे। तुम्हारा बदला पूरा होगा। हम दोनों आज अपने दिलों को बाहर निकालने जा रहे हैं। इतना कहकर मास्टर सिक्स पीक पर चढ़ गया। ज़ूकिंग ने सिर हिलाया। वह हत्या के लिए तैयार था। वह जो भी सीस्टा देखता उसे काटना चाहता था। वह सीस्टा चीफ्टन को मारना चाहता था। वह तब तक मारना चाहता था जब तक खून नदी की तरह न बह जाए। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी निराशा दूर नहीं हो सकती थी। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके गुरु को शांति से नहीं रहना चाहिए था। आदेश सुने गए, मास्टर सिक्स। ज़ूकिंग ने हाथ जोड़े, फिर पोर्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ दौड़ा। म्यूजियम पर पहुंचने पर उसने गार्ड पर खड़े 2 गोल्ड कोर एल्डर्स को सिर हिलाया, पेट्रियार्क की सुलेख का स्क्रॉल लिया और फिर सिक्स पीक की तरफ चल दिया। कैप्टन के साथ वह सिक्स पीक पर चढ़ गया। उसके बाद तीव्र गड़गड़ाहट की आवाजें गूंजी और स्वर्ग और पृथ्वी विकृत लग रहे थे, जैसे पूरी पहाड़ की चोटी फोरबिडन सी की तरफ हवा के माध्यम से भेद रही थी। जैसे ये चली, पूरा पहाड़ अचानक धुंधला हो गया और फिर एक महान टेलीपोर्टेशन में गायब हो गया। मौत सीस्टा लोगों पर आ रही थी। 7 ब्लड आइस की सिक्स पीक मास्टर सिक्स द्वारा एक विशाल किले में बदल दी गई थी। मास्टर सिक्स के अलावा कोई नहीं जानता था कि सिक्स पीक में कितने मैजिकल ट्रेजर छिपे थे, या किला वास्तव में क्या करने में सक्षम था, क्योंकि यह पहली बार था जब इसे तैनात किया गया था। इसकी शक्ति पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं थी, लेकिन जब ये ग्रेटर टेलीपोर्टेशन के माध्यम से गायब हो गई तो सभी दर्शक अपने मूल तक हैरान रह गए। एक ग्रेटर टेलीपोर्टेशन एक दिव्य क्षमता थी जो एक माइनर टेलीपोर्टेशन से कहीं अधिक थी। ये बहुत अधिक दूरी तक जाने में सक्षम थी, हालांकि अपार धर्म और की कीमत पर। इससे भी अधिक, ये केवल कल्पना की जा सकती थी कि एक पूरे पहाड़ी किले को टेलीपोर्ट करने के लिए कितनी धर्म और की आवश्यकता थी। एक पल में विशाल पहाड़ फोरबिडन सी के ऊपर बहुत दूर हवा में दिखाई दिया। इसके नीचे समुद्र में हलचल मच गई और अनगिनत समुद्री जानवरों ने ऊपर देखा, कांपते हुए। उनमें से किसी ने भी सतह पर आने की हिम्मत नहीं की। व्यापारी जहाज पानी पर पत्तियों की तरह थे। उन जहाजों पर कल्टिवेटर्स ने विशाल पहाड़ की तरफ देखा और उनकी अभिव्यक्तियां आश्चर्य की थीं। यहां तक कि पहाड़ पर होने पर भी ज़ूकिंग भी हैरान था। उसके बगल में कैप्टन ने बाएं और दाएं देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं। उनके सामने खड़ा था मास्टर सिक्स, अपनी शराब की गॉड पकड़े हुए। उसका चेहरा उदास था और उसका खून उबलता हुआ लग रहा था। जैसे उसने सिक्स पीक को आगे बढ़ाया, आसमान में गड़गड़ाहट गूंजी और बिजली चांदी के सांपों की तरह नीचे गिरी। सीस्टार्स की आबादी छोटी है, मास्टर सिक्स ने ठंडे स्वर में कहा, खासकर जब 7 ब्लड आइस से तुलना की जाए। वे मफोक जितने भी नहीं हैं। उनके पास केवल 7 गोल्ड को कल्टिवेटर्स थे और मैं पहले ही उनमें से 3 को मार चुका हूं। ये 4 बचते हैं। सबसे मजबूत सीस्टा पेट्रियार्क है जो गोल्ड को के ग्रेट सर्कल में है। हालांकि मुझे संदेह है कि उसने गुप्त रूप से ब्रेक थ्रू कर लिया होगा और अपने सच्चे स्तर को छुपा रहा है। अन्य 3 अर्ली गोल्ड को स्तर में हैं। इसमें सीस्टा चीफ्टन भी शामिल है जो पेट्रियार्क का पुत्र है। ये तथ्य कि ऐसी छोटी प्रजाति 7 ब्लड आइज साथ ही शक्तिशाली चोजन वाली अन्य प्रजातियों को उकसाने की हिम्मत करेगी, ये संकेत देता है कि यहाँ कुछ और चल रहा है। इसलिए सावधान रहो ज़ूकिंग। ये संभव है कि सीस्टा कुछ बहुत शक्तिशाली छुपा रहे हैं।
जू किंग ने चुपचाप सिर हिलाया। कैप्टन ने कुछ नहीं कहा। असल में क्योंकि मास्टर सिक्स्थ और जू किंग उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, वो पहाड़ के किनारे पर गया और उसे विचारशीलता से रगड़ा। उसकी आंखों में चमक से ऐसा लग रहा था वह वास्तव में इसे पसंद कर रहा था। इससे पहले कि कैप्टन पहाड़ की जांच करने में ज्यादा समय ले पाता, गहरी गड़गड़ाहट की आवाजें गूंजी जैसे पूरी चोटी दूसरी ग्रेटर टेलीपोर्टेशन से गुजरी। इस बार ये सीस्टार्स के घर के ऊपर हवा में फिर से प्रकट हुई। उन्होंने एक द्वीप पर कब्जा कर लिया था जो मोटे तौर पर 7 ब्लड आइज और मफोक आइज के बीच स्थित था। ऊपर से देखने पर यह एक विशाल स्टारफिश जैसा दिखता था, हालांकि सच्चाई ये थी कि सीस्टार्स ने इसे खुद बनाया था। ये वास्तव में कोई विशाल जीवित स्टारफिश नहीं था। 5 प्रमुख शहर थे, अधिकांश इमारतें मूंगा से बनी थीं। इससे भी अधिक अनोखी बात यह थी कि सीस्टा द्वीप मूंगा के पेड़ों से ढका हुआ था। वे विशाल थे और रात में वे 5 रंगों की चमक उत्सर्जित करते थे। हालांकि दिन के समय वे धूसर थे। विशाल मूंगा के पेड़ों पर भी इमारतें बनी थीं। द्वीप की आबादी सैकड़ों हजारों में लग रही थी। कई वर्षों तक 7 ब्लड आइस के संरक्षण से लाभान्वित होकर उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई थी और वे बहुत समृद्ध हुए थे। सिक्स्थ पीक की अचानक उपस्थिति ने स्पष्ट रूप से तत्काल ध्यान आकर्षित किया। हालांकि सीस्टार्स अपने किले की स्थिति में सिक्स्थ पीक को नहीं पहचानते थे, उनके कई शीर्ष एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने महसूस किया कि यह 7 ब्लड आइस तकनीकों के उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रही थी। इसके कारण जिस क्षण पहाड़ की चोटी दिखाई दी, द्वीप से डिवाइन विल की एक धारा निकली। हम आपकी यात्रा के सम्मान के लिए क्या कर सकते हैं? 7 ब्लड आइस। जो भी वरिष्ठ सदस्य आया है, कृपया हमें शिष्टाचार के किसी भी उल्लंघन के लिए क्षमा करें। डिवाइन विल भेजने वाला व्यक्ति एक बूढ़ा यंग मैन था, 5 रंगों वाले डाउस्ट रोब में। वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह चिंतित था, जैसे वह हवा में तैरा और सिक्स्थ पीक की दिशा में हाथ जोड़े। उसे केवल एक ही प्रतिक्रिया मिली, क्रोधित मास्टर सिक्स्थ से एक उंगली का फटकार। फिर पूरी सिक्स्थ पीक गड़गड़ाई और एक विशाल मुहर की तरह द्वीप की तरफ नीचे गिरी। इससे पहले विशाल दबाव सीस्टार्स पर नीचे गिरा, जिससे द्वीप पर कई पहाड़ ढह गए। जमीन कांप उठी और विशाल दरारें हर जगह निकल गईं। बूढ़ा यंग मैन जो उन्हें प्राप्त करने के लिए बाहर आया था, वह और कोई नहीं, सीस्टा पेट्रियार्क था। उसका चेहरा गिर गया। उसने कहा, इसका क्या मतलब है मास्टर सिक्स्थ? इसका क्या मतलब है? तुम मुझे बताओ, तुम कमीने। मास्टर सिक्स्थ की आवाज अनियंत्रित किलिंग इंटेंट से टपक रही थी, जैसे वह सीस्टा पेट्रियार्क से मिलने के लिए बाहर तैरा। फिर उसने एक दुष्ट पकड़ने की क्रिया में अपना हाथ बढ़ाया। आकाश अंधेरा हो गया, तारे मंद पड़ गए और आकाश टूट गया। सीस्टा पेट्रियार्क के पास इस चाल से बचने का कोई रास्ता नहीं था। मास्टर सिक्स्थ का हाथ उसके सिर पर लगा और बुरी तरह से नीचे दबा दिया। परिणाम एक धमाका था, जैसे पेट्रियार्क का सिर विस्फोटित हो गया। हालांकि जैसे वह विस्फोटित हुआ, एक स्टारफिश के आकार की खूनी ब्लैक शैडो बाहर उड़ी, फिर दूर में एक मानवीय आकृति में बदल गई। खून की उल्टी करते हुए उसने कहा, मास्टर सिक्स्थ, यह एक गलतफहमी होनी चाहिए। मास्टर सिक्स्थ ने पुनर्निर्मित सीस्टा पेट्रियार्क को ठंडी नजर से देखा। तो तुम अपनी कल्टिवेशन बेस का स्तर छुपा रहे थे। तुमने नैसेंट सोल में ब्रेक थ्रू कर लिया। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बस चीजों को दिलचस्प बनाता है। तुमने मुझे अपना बेटा खोने के बाद वर्षों तक कष्ट सहने दिया, इसलिए मैं एहसान वापस करूंगा, तुम्हें अपनी पैतृक भूमि और अपने सभी लोगों को नष्ट होते देखने देकर। इतना कहकर उसने दाहिने हाथ की मंत्र मुद्रा बनाई और अपना हाथ बाहर धकेल दिया। सिक्स्थ पीक और भी जोर से गड़गड़ाई, जैसे ये सीस्टा द्वीप की तरफ तेजी से गिरती रही। हालांकि ये सतह पर नहीं उतरी। इसके बजाय ये लगभग 3000 मीटर ऊपर रुक गई, जहां इसने नीली आग की धाराएं नीचे भेजी। वे नीली लिप्टों की नदियों की तरह लग रही थी, तुरंत अनगिनत इमारतों को भस्म कर रही थी और हर जगह कान फाड़ देने वाली चीखें पैदा कर रही थीं। अवशोषित हो जाओ, मैं तुम्हारी प्रजाति, तुम्हारी भूमि, तुम्हारे खून को अवशोषित करूंगा। मैं सभी सीस्टार्स को अवशोषित करूंगा और तुम्हें एक मोमबत्ती में बदल दूंगा जो मेरे प्यारे बेटे की कब्र के सामने दिन रात जलेगी। मास्टर सिक्स्थ की आंखें खून से लाल थीं और पागलपन से भरी हुई थीं, जैसे उसने अपना हाथ हिलाया, जिससे सिक्स्थ पीक पर मैजिकल ट्रेजर की कतार दर कतार दिखाई दी। और जब वे जीवित होकर गड़गड़ाए, प्रकाश की अनगिनत किरणें सीस्टा द्वीप की तरफ चलीं। उसी समय आसपास की कठपुतलियां किलिंग इंटेंट से गूंज उठीं, जैसे वे वध करने के लिए आगे बढ़ीं। सिक्स्थ पीक के डिसाइपल्स और एल्डर्स भी लड़ने के लिए नीचे उतरे। ये सब देखकर सीस्टा पेट्रियार्क की अभिव्यक्ति उदास हो गई। वह हमले को रोकने के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह कर पाता, मास्टर सिक्स्थ ने उस पर हमला कर दिया।
फिर से सीस्टा पेट्रियार्क के मुंह से खून बह निकला, लेकिन फिर उसकी आंखों में चांदी की एक चमक दिखाई दी और उसकी ऑरा का स्तर बढ़ गया, उसके चारों ओर एक तूफान पैदा करते हुए, जैसे मास्टर सिक्स फिर से करीब आया। जैसे ऐसा हुआ, जू किंग और कैप्टन सिक्स पीक से नीचे कूद गए और जमीन की तरफ चले गए। जू किंग एक मूंगा पेड़ पर उतरा। दूसर मूंगा शक्ति का सामना नहीं कर सका और उसके नीचे ढह गया। जू किंग, उसकी आंखें खून से लाल थीं और किलिंग इंटेंट के साथ स्पंदित हो रही थीं, नीचे सीस्टा लोगों के बीच गिर गया। कैप्टन ने उसके साथ गति बनाए रखी। वो उस बलिष्ठ ऑरा को महसूस कर सकता था जो जू किंग को घेरे हुए थी और जानता था कि केवल खून और वध ही इससे छुटकारा पा सकता था। सीस्टा लोग कैप्टन के लिए महत्वपूर्ण नहीं थे, लेकिन क्योंकि मास्टर सेवंथ ने यह मामला उसे सौंपा था और जू किंग के साथ उसके रिश्ते के कारण वह वास्तव में जू किंग को सामान्य होते देखना चाहता था। परिणामस्वरूप वह यहाँ केवल एक कारण से था, जू किंग के लिए समर्थन दिखाने के लिए। उन्हें मार डालो छोटे जूनियर ब्रदर, कैप्टन ने बुदबुदाया, उसकी आंखें पागलपन से चमक रही थीं। इस अराजक दुनिया में वध ही सच में भड़काने का एकमात्र तरीका है। मैं इससे पहले भी ऐसा कुछ कर चुका हूं। अगर तुम ऐसे कुछ वध नहीं करते तो कोई तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा। आगे जू किंग पहले से ही उस वध को अंजाम दे रहा था। उसने अपनी लाइफ फ्लेम्स जला दी थीं और उसका आयरन स्क्यूअर उसके चारों ओर घूम रहा था। उसने कुछ भी हिलता हुआ देखा, उस पर हमला कर दिया, जिससे विशाल गड़गड़ाहट की आवाजें गूंजने लगीं। अचानक एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट सीस्टा उसके सामने प्रकट हुआ। इससे पहले कि कल्टिवेटर प्रतिक्रिया कर पाता, जू किंग बुरी तरह से उससे टकरा गया, जिससे वह विस्फोटित हो गया। जैसे खून और गंदगी नीचे बरस रही थी, जू किंग ने मांस से बाहर निकलते हुए एक छोटे चांदी के रंग के कीड़े को देखा। बस उस पर एक नजर डालकर वह सीस्टास के पैतृक मंदिर की दिशा में दौड़ा, जहां सीस्टा चीफ्टन वर्तमान में क्रॉस लेग बैठा था, एक गोली बना रहा था। द्वीप के रास्ते में मास्टर सिक्स्थ ने पहले ही समझा दिया था क्या आने वाला था। मास्टर सिक्स्थ अपना बदला सीस्टा पेट्रियार्क पर केंद्रित करेगा और सीस्टा लोगों को समग्र रूप से अवशोषित भी करेगा। जू किंग का टारगेट चीफ्टन था, वही था जिसने ग्रैंड मास्टर बाई की हत्या का आदेश दिया था। एक पूरा महाद्वीप जू किंग के अंदर जल रहा था जैसे वह पैतृक मंदिर की तरफ दौड़ा। ऊपर से नीली आग बरस रही थी, इमारतों को नष्ट कर रही थी और अनगिनत सीस्टास को पीड़ा की चीखें निकलवा रही थी। जमीन टूट गई और फिर तीव्र गर्मी से पिघलने लगी। नीली लपटें निचले ऊंचाई के स्थानों में इकट्ठा होने लगी, जैसे पृथ्वी को ही परिष्कृत करने के लिए। मास्टर सिक्स्थ की इच्छा से प्रेरित सिक्स्थ पीक की कई कठपुतलियां सिक्स्थ पीक के डिसाइपल्स के साथ वध कर रही थीं। सीस्टा द्वीप पूरी तरह से अराजकता में था। मूंगा इमारतें टूट गई थीं और द्वीप के 5 शहरों में से 3 पहले से ही लपटों में घिरे हुए थे। जैसे जू किंग आगे बढ़ा, सीस्टा कल्टिवेटर्स का एक समूह उसके सामने उसका रास्ता रोकने के लिए प्रकट हुआ। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और गोल्डन क्रो असिमुलेट्स मिरियड स्पिरिट्स ने तुरंत उन्हें शवों में बदल दिया। वह बिल्कुल भी धीमा नहीं हुआ। गोल्डन क्रो ने उसका पीछा किया। उसकी पूंछ फीनिक्स की तरह आग खींच रही थी। उसी समय वह बीटल्स के एक काले बादल से घिरा हुआ था जो एक खूंखार चेहरे जैसा दिखता था। उसकी ब्लैक शैडो उसके साथ थी जैसे उसका आयरन स्क्यूअर था। जू किंग मृत्यु के देवता की तरह लग रहा था जो नश्वर दुनिया में आया था, अप्रतिरोध्य, सब कुछ मारने के लिए तैयार। अब आगे क्या होगा? जू किंग अब सीस्टा द्वीप पर वध कर रहा है अपने गुरु ग्रैंड मास्टर बाई की हत्या का बदला लेने के लिए। वह सीस्टा चीफ्टन की तरफ बढ़ रहा है जिसने हत्या का आदेश दिया था और जो अब पैतृक मंदिर में एक गोली बना रहा है। मास्टर सिक्स्थ सीस्टा पेट्रियार्क से लड़ रहा है जिसने गुप्त रूप से नासेंट सोल में ब्रेक थ्रू कर लिया है। कैप्टन जू किंग के साथ है, उसका समर्थन कर रहा है और कह रहा है इस अराजक दुनिया में वध ही सच में भड़काने का एकमात्र तरीका है। सीस्टा द्वीप अब पूरी तरह से अराजकता में है। नीली आग बरस रही है, इमारतें ढह रही हैं और हर जगह चीखें गूंज रही हैं। लेकिन मास्टर सिक्स्थ ने सुझाव दिया था कि साजिश में कोई और शामिल था, एक रहस्यमय षड्यंत्रकारी जो सीस्टास से भी अधिक शक्तिशाली है। क्या वह रहस्यमय षड्यंत्रकारी अब सामने आएगा? क्या वह सीस्टास की मदद करेगा या वह पीछे से हमला करेगा? जू किंग अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर रहा है। गोल्डन क्रो, ब्लैक बीटल्स, आयरन स्क्यूअर, ब्लैक शैडो, सब कुछ। वह चीफ्टन तक पहुंचेगा। क्या वह उसे मार डालेगा? और क्या वह अपने गुरु का पूरा बदला ले पाएगा? ये वध का युद्ध है जहां खून नदी की तरह बहेगा और केवल एक ही पक्ष जीवित बचेगा।